Hello students and welcome to Santosh Chemistry tutorial. Today we will do Unit 2 Solution of Chemistry. Solution में पहले हम ये स्टार्ट करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है हमें. ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में. सॉल्यूट कंप्लीटली dissolved in solvent. Example, salt in water or sugar in water. ठीक है बेटा, ट्रू सॉल्यूशन हमने कर लिया. सोल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन वाटर. सॉल्वेंट में सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट पानी में पूरा घुल जाता है. शुगर इन वाटर. इसके बाद हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है. होमोजीनियस मिक्सचर, द मिक्सचर विच हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट. पूरे के पूरे मिक्सचर में क्या होती है? कंपोजिशन सेम. सेम कंपोजिशन थ्रू आउट. जैसे हम लेमनेड बनाएं, लेमनेड में क्या होता है? जितना भी जो नींबू पानी आप पीते हैं, शिकंजी होगी, आप जैसे भी ले गिलास के अंदर, कहीं से भी पी के देखिए, उसे एक जैसा ही टेस्ट होगा. दैट इज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट. अब इस चैप्टर में जो हमने टर्म्स पढ़नी है वो क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स. कौन सी टर्म्स पढ़नी है हमने? कंसंट्रेशन टर्म्स. तो उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कंसंट्रेशन होता क्या है बेटा. कंसंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in per kg weight of solvent or per liter volume of solution. सॉल्यूशन में है तो क्या आएगा? वॉल्यूम. सॉल्वेंट में है तो क्या आ जाएगा? वेट. ध्यान देना है, जितना अमाउंट ग्राम्स में सॉल्यूट का डिसॉल्व होता है 1 लीटर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में या सॉल्वेंट के 1 kg में, उसे हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन. और टर्म्स जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे वो देखिए. कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सी हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है बेटा. देखिए आगे 11th क्लास में आपने कंसंट्रेशन टर्म्स जो पढ़ी हैं वो कौन सी हैं? देखिए, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी. पार्ट्स पर मिलियन, ये भी हम पढ़ चुके हैं. अब इसमें ध्यान से देखें, जो टर्म्स वॉल्यूम वाली हैं वो किस पे डिपेंडेंट होंगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट. ये वॉल्यूम वाली टर्म है, टेम्परेचर डिपेंडेंट. और इसमें मास आ गया तो ये कौन सी होगी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. वेट बाय वेट, इसमें वॉल्यूम है बेटा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी. ये वेट बाय वेट है तो ये क्या होगी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. मोलैरिटी में आप कौन सी टर्म्स पढ़ते हैं? वॉल्यूम वाली टर्म होती है तो ये भी क्या होगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट. मोलैरिटी में मास होता है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. मोल फ्रैक्शन में भी क्या होता है? मास होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. नॉर्मेलिटी किस पे आएगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये भी. पार्ट्स पर मिलियन में भी आप ये वाली टर्म्स पढ़ेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम. ये दोनों होंगी टेम्परेचर डिपेंडेंट. और पार्ट्स पर मिलियन जो वेट बाय वेट होगा वो क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. तो हमने 2 टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया, टेम्परेचर डिपेंडेंट में और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में. तो सबसे पहले हम ये वाली टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली टर्म्स करेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. देखो इसको ध्यान से.
ये जो टर्म है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ध्यान से देखो इसे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास ऑफ, सॉरी मास नहीं, क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। ऊपर वाली टर्म हमेशा सोल्यूट से रिलेटेड होती है, नीचे क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट की बात है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 100 से। ये जो वॉल्यूम है ये भी ml में होनी चाहिए और ये भी ml में। क्लियर इज इट? अगर नेक्स्ट हम करें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो ये क्या होगा, वेट मीन्स मास ऑफ सोल्यूट, ये किस में होगा, ग्राम्स में। ये टर्म्स आप 11th में पढ़ चुके हैं बेटा। अब इसमें देखो ध्यान से, v का क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। ये दो टर्म्स पढ़ ली आपने, ये दोनों वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो ये क्या है हमारी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। थर्ड टर्म हमारी थी मोलैरिटी। थर्ड टर्म कौन सी थी हमारी, मोलैरिटी। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नीचे आ जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसमें फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल क्या होता है, N, वॉल्यूम इन लीटर। अगर ये ml में हो तो आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। N क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स होते क्या है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। 1 हम यूज करेंगे सॉल्वेंट के लिए, ये जो हमने सबस्क्रिप्ट में लगाया है। 2 यूज करेंगे हम किसके लिए, सोल्यूट के लिए। तो N की जगह इसकी वैल्यू पुट करिए, W/m2 इंटू V। क्या हो गया आपके पास, ये मोलैरिटी। क्लियर इज इट बेटा, समझ में आ गया आपको, ये मोलैरिटी किया हमने। तो आप इसमें ध्यान से देखें, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, और मिलीलीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट टर्म एक और हम करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, वो मोलैरिटी से ही रिलेटेड है, ध्यान से देखना आपने उसके अंदर। नेक्स्ट टर्म है हमारी नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी में क्या होता है, देखो पहले, इससे पहले आपको एक टर्म और अभी जो आपने की थी मोलैरिटी, उसका देखो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक वर्ड चेंज हो जाएगा, मोल्स की जगह क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ, क्या है आगे देखो, सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर इज इट? ये बिल्कुल समझ में आ गया। और नॉर्मैलिटी का सिंबल क्या होता है, N। इक्विवेलेंट क्या चीज है यहाँ पर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को आप क्या लिखेंगे, EQ अपॉन V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये इक्विवेलेंट जो है सिमिलर है बिल्कुल, उसमें क्या होता था मोलैरिटी में, जब आप करते थे यहाँ पर N अपॉन VL। N क्या होता था आपका, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते थे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एज इट इज इक्विवेलेंट क्या चीज है यहाँ पर, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्या चीज है ये, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या चीज है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन N फैक्टर। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो। EQ की वैल्यू क्या थी पहले आपके पास, W अपॉन EM, इक्विवेलेंट मास। नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब EM क्या है आपके पास, देखो ध्यान से, क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट होता है, क्या आ जाएगा, W2 अपॉन N फैक्टर, W अपॉन M2, N फैक्टर नीचे ऊपर चला जाएगा, N फैक्टर इनटू V2। ये सारी वैल्यू पुट कर दी, सेम इसी की तरह फॉर्मूला बन गया है। देखो अब इसके अंदर ध्यान से देखो आप, ये
W अपॉन M2 इंटू एन फैक्टर अपॉन V2। क्लियर इज इट बेटा? अब नॉर्मेलिटी क्या हो गया? W अपॉन M2 इंटू V2 इंटू एन फैक्टर। अब ध्यान से देखो, ये क्या चीज है? मोलैरिटी। N इज इक्वल टू M इंटू एन फैक्टर। ध्यान से समझ में आया बेटा? ये नॉर्मेलिटी का, अगर हमारे पास मोलैरिटी है तो हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं एन फैक्टर पुट करके। मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन फैक्टर। अब हमें एन फैक्टर पता होना चाहिए। एन फैक्टर है क्या चीज? ये किस पर डिपेंड करता है? सॉल्यूट पे। वो एसिडिक है, बेसिक है। एसिडिक हो, बेसिक सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट हो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। एसिड्स में इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे आपके पास है H2SO4। एक्वस में जब आप इसको डालते हैं पानी के अंदर तो ये अपने आयंस में टूट जाता है। 2 हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयन बन गए। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होंगे, कितने नंबर से? 2, वही इसका एन फैक्टर होगा। सेम एज इट इज एग्जाम्पल फॉर HCl। एक्वस सॉल्यूशन में आपने डाला, ये भी डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? H प्लस प्लस Cl नेगेटिव। कितने हाइड्रोजन आयंस बने इसके अंदर? 1, तो एन फैक्टर कितना होगा? 1। यही अगर आप बेस के लिए करें, कोई भी बेस एग्जाम्पल हो KOH, अगर आप उसको वाटर में डालते हैं, दैट मीन्स एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर में डालना। तो ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? पोटेशियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। एसिड में जब आप निकालते हैं, एसिड के केस में ये क्या होता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जितने हाइड्रोजन आयंस हो। इसके अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। एन की वैल्यू वही होती है। कितने हाइड्रोक्साइड? 1, तो एन फैक्टर कितना हो गया आपके पास? 1। अगर आपके पास अब ये सोल्ट के लिए निकालना, कोई भी एक सोल्ट का एग्जाम्पल लो, CaCO3 ले लिया हमने। एक्वस में डिसोसिएट होता है, लेकिन हमें डिसोसिएट करने की जरूरत नहीं। इसमें क्या होता है? देखो इसमें कैसे निकाला जाता है सॉल्ट के अंदर? मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वही क्या होगा? हमारा एन फैक्टर। पॉजिटिव कितना है? +2, कैल्शियम पे 2+ होता है, कार्बोनेट पे -2 होता है, तो एन फैक्टर कितना हो गया आपके पास? 2। सॉल्ट में भी समझ आ गया। अब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का देखो, KMnO4 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जब हम इसे एसिडिक मीडियम, इसे अलग अलग देखना आपने, एसिडिक में, बेसिक में और न्यूट्रल मीडियम में, 3 मीडियम में अलग अलग होंगे इसके, देखो ध्यान से। न्यूट्रल में एसिडिक में इससे क्या बनता है? Mn2+। याद रखें, जब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में करते हैं तो एन फैक्टर होता क्या है? एन फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड होते हैं। अब बेसिक में यहाँ क्या बनता है? MnO4 नेगेटिव। क्लियर इज इट? और इसमें क्या बनता है? MnO2। अब Mn से Mn है, K को यहाँ पर नहीं काउंट करना आपने। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इसके अंदर हम। उसे कैसे निकालते हैं? इसको X रख लो। इस पे क्या होता है? +1, और इस पे क्या होता है? -2। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है? -2 4 -8, +1 -8 क्या आ जाएगा? -7। मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? +7 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है और पूरे KMnO4 पे कोई चार्ज है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? +7। इसकी क्या है? +2। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो? पहले तो 7 लूज है, बाद में 2 है, दैट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने का चेंज आ रहा है यहाँ पर? 5। तो इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा? 5। यहाँ 7 है और यहाँ कितना आएगा? 2 4 8, 8 में से 1 गया, क्या आ रहा है यहाँ पे? 7। नो, इसको ध्यान से देखो, x - 8 इज इक्वल टू -1। तो इसके अंदर तो मुझे नहीं लग रहा कोई चेंज आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो। चलो इसको अभी देखते हैं। MnO2 को देखो, इतने यहाँ पर कितना आ रहा है? +4, x - 4, इसमें कितना आ गया? +4। कितना चेंज आ रहा है इसके अंदर? 3 का। तो n फैक्टर कितना हो गया इसमें? 3। इसमें ध्यान से देखो, MnO4 2 नेगेटिव आएगा बेटा। यहाँ पर कितना आएगा? MnO4 2 नेगेटिव।
तो ये माइनस में 2 आ गया, -2 + 8 + 6 कितना आ गया इसके ऊपर +6। कितना डिफरेंस आ रहा है 1 का, तो n फैक्टर इसके लिए क्या हो जाएगा 1। तो अब इसमें ध्यान से देखो, नॉर्मेलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, इसको ध्यान से करना है आपने। इसके अंदर एक चीज और है, इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इसको भी सीख लो एक बार। इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी क्या आपके पास, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसमें हमारे पास ये क्या चीज थी, देखो ध्यान से, इसको हम इक्वेट करें W/m2 × VL × N, ये चीज है। ध्यान से देखो, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या चेंजेस है, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया। इक्विवेलेंट ये क्या चीज होता है, नंबर ऑफ मोल्स N × N फैक्टर, यहां से भी आ सकता है। समझ में आ रही मेरी बात। तो इसके कई रिलेशंस हैं, आपने पहले भी किए वाले जो हमने किए थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बाद जो और हमारे हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, एक दो इसमें भी रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसे ध्यान से करना। और देखने के बाद समझ नहीं आता फिर से बार बार देखो, नहीं आता तो डाउट सेशन आप उसमें डाल सकते हैं, डाउट्स की कमेंट बॉक्स में आपको बताए जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर सीइंग द वीडियो, लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब।